हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का मॉडल सेट 2, सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट हम लोग 2 देखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है हमारे साथ। ठीक है, इसके पहले हमने सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 हमने करा रखा है। सेट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने अभी तक वीडियो मेरा नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है, या तो हमारे चैनल पे डायरेक्ट आप जाके सेट 1 देख सकते हैं। और इससे पहले हमने सोशल साइंस का तो सेट 1 कराया ही है, साथ ही साथ हमने साइंस का भी सेट 1 करा दिया है। साइंस का भी सेट 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, तो उसका भी वीडियो जाके पूरा देख लें, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी तक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए गए हैं। यदि आप उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, उसमें से आप सारा सही करने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो इसलिए आपको सारा वीडियो जाके देख लेना है कि उसमें एमसीक्यू कराया गया है। ठीक है, तो यदि आप उन सारे एमसीक्यू को देख देते हैं तो आप 30 में 30 ला सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग सेट 2 देखेंगे, ये भी आपका एमसीक्यू होने वाला है। इसमें आप 40 एमसीक्यू देखेंगे और ये मॉडल सेट आपका सोशल साइंस का 2 है। ये सारा सेट हमने खुद से बनाया है आप लोगों के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, है ना। एकदम क्वेश्चन को हमने छाट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको मिला के एक जगह इकट्ठा करके हमने मॉडल सेट बना दिया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमने मॉडल सेट कराया है इससे पहले, वो आप एक बार जरूर जाके हमारे चैनल पर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको 30 में 30 लाने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखेंगे मॉडल सेट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। कह रहा है कि कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन का मतलब क्या, जो जीव जंतुओं से क्या हो, रिलेटेड हो। तो जीव जंतुओं से रिलेटेड कौन है, देखिए मनुष्य। मनुष्य क्या है, जैव संसाधन है। एक क्या है, एक जंतु है, एक जीव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, है ना। मानव जीवन की जो गुणवत्ता है, विश्व में शांति बनी रहे, जिसके लिए हम लोग को जीव संसाधनों का जो बंटवारा है वो कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो न्याय संगत होना चाहिए। जाहिर सी बात है, न्याय संगत होगा तभी तो बराबर का बंटवारा होगा। तो कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो निकोबारी कबूतर जो है वो किस जातियों की श्रेणी में आता है, तो देखते हैं कौन सी जाति। पहला ऑप्शन है कि सामान्य जातियां, सामान्य जाति की श्रेणी में आता है निकोबारी कबूतर। तो ऐसा तो नहीं है। दुर्लभ जातियां, इसमें भी नहीं आती है। स्थानीय जातियां, हाँ इसमें आती है। ये जो निकोबारी कबूतर है ये आपके कौन से जातियों की श्रेणी में आता है, तो स्थानिक जातियों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एकदम बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग देखने वाले हैं वीडियो को, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, सुमेलित नहीं मतलब कौन गलत मिलाया गया है। तो महानदी हीराकुंड परियोजना सही है। टाका भूमिगत जल का टैंक ये भी सही है। इल्तुतमिश हौज खास, गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना, तो कौन सा गलत है। तो आपका जो इसमें गलत ऑप्शन जो दिया गया है
वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। ये सुमेलित नहीं, ये गलत मिलाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कह रहा है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। जो रबी फसल होते हैं उसको हम लोग किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसल मतलब उसको हम लोग ठंडा ऋतु में बोते हैं, ठीक है। तो जो रबी फसल होता है उसको हम लोग ठंडा ऋतु में बोते हैं, यानी कि शीत ऋतु में, ठीक है। जो रबी फसल होता है, अच्छा रबी फसल का सीजन क्या होता है, उसका टाइम क्या होता है, कब से कब तक होता है, वो भी आपको याद रखना है, वो भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो टाइम होता है ना, किसका, रबी फसल का जो टाइम होता है वो आपका होता है अक्टूबर नवंबर से, है ना। अक्टूबर नवंबर से लेके आपका होता है अप्रैल तक। कब तक, अप्रैल तक, अप्रैल के एंड तक ये आपका चलता है रबी फसल का मौसम। रबी फसल का मौसम कब से कब तक चलता है, अक्टूबर नवंबर से लेके आपका अप्रैल तक चलता है। क्या चलता है अप्रैल तक, रबी फसल का मौसम। तो ये टाइम भी आपको याद रखना है, ठीक है। यदि पूछे कि खरीफ फसल किस ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल किस ऋतु में बोया जाता है, तो खरीफ फसल आपका बोया जाता है वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल, वर्षा ऋतु में। और इसका यदि टाइम पूछा जाए तो इसका टाइम आपका हो जाएगा, कब से हो जाएगा, जुलाई से लेके अक्टूबर तक, है ना। खरीफ फसल का टाइम क्या हो जाएगा, जुलाई से लेके अक्टूबर तक, ठीक है। ये आपका हो जाएगा खरीफ फसल का, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है। कौन सी कृषि का, रोपण कृषि का, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि झारखंड के गोवा और नवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड के जो गोवा और नवा मुंडी है वहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, ये आपको बताना। तो कौन सा खनिज पाया जाता है झारखंड के गोवा नवा मुंडी में, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोएस। कौन सा, लोअस्क जो होता है खनिज, वो आपका झारखंड के गोवा और नवा मुंडी में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन किसका हो सकता है, पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल उत्पाद का, उपरोक्त सभी। पाइपलाइन द्वारा तो पानी तो पाइपलाइन, ये पाइपलाइन रहा, इसके द्वारा तो हम लोग पानी का भी तो परिवहन कर सकते हैं। कच्चा तेल को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल उत्पाद को भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो उसका भी हम लोग पाइपलाइन का प्रयोग करेंगे। तो आने की ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जा रहे हैं, सही हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। जो 22 प्रमुख भाषा है हमारे संविधान की, उसको किस अनुसूची में रखा गया। पहला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, सेकेंड ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या फिर 6वीं अनुसूची। कौन से अनुसूची में जो है सो हमारे 22 प्रमुख भाषाओं को रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया, तो उसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे। इससे पहले हमने आपको बता ही दिया है कि सामाजिक विज्ञान का सेट 1 और सोशल साइंस का और साइंस का सेट 1 हमने करा रखा है, तो आप वहाँ जाके सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 30 में 30 लाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बन जाती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। करा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो जो स्थानीय शासन व्यवस्था मतलब वही पंचायत वाला जो व्यवस्था है, उसमें आपका जो कह रहा है कि कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा कितना आरक्षित है। तो देखिए ऑप्शन, चलिए तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। पहला है 1/3, दूसरा है 1/4, तीसरा है 2/3 और लास्ट ऑप्शन है 3/4। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। कितना सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए, 1/3 सीटें आरक्षित है। कहाँ पे, स्थानीय व्यवस्था में। कहाँ पे आरक्षित है, स्थानीय व्यवस्था में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1974 से 1980, है ना, जो आपका हुआ था नागरिक हाँ, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट हो जाएगा। 1974 से 1980 जो अमेरिका में क्या हुआ था नागरिक अधिकार आंदोलन, वो कब हुआ था 1974 से 1980। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है ना। भारत में जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व होता है वो कितना प्रतिशत होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया 5%, दूसरा है 4%, तीसरा है 14% और पांचवा है 5% से कम। तो बताना है आपको कि प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है आपके जो है सो महिलाओं का विधानसभाओं में। तो देखते हैं क्या होता है सही। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा 5% से कम। क्या होगा, 5% से कम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, करा कि इनमें से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। करा कि कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय मतलब दो ही दल हो सकता है, इससे ज़्यादा दल नहीं हो सकता है। ये कौन सी देश में व्यवस्था है, तो ये जो द्विदलीय दलीय व्यवस्था है ये आपका कहाँ पे है, अमेरिका में। कहाँ पे है द्विदलीय व्यवस्था, आपका अमेरिका में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ किया गया, है ना। नेपाल में जो राजतंत्र आपका हुआ था वो कह रहा है कि किस वर्ष समाप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कि नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त किया गया, तो 2008। किस वर्ष, 2008। ऑप्शन नंबर 20 राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बोल्विया में पानी, क्या क्वेश्चन बोला गया है कि बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था, है ना। बोल्विया में जो पानी के निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसका अगुवाई, है ना, उसका जो लीडर था वो किस संगठन ने किया था, उसकी अगुवाई। तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा फेडकोर। क्या हो जाएगा, फेडकोर जो थी वो उसने, उस संगठन ने क्या किया था, पानी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसकी अगुवाई की थी। किसने, फीड कोर ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक प्रमुख कारण कौन सा है ना। केरल में जो शिशु मृत्यु दर है बहुत कम है, ये आप लोग को पता होगा। तो कह रहा है कि इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, दूसरा कह रहा है कि उत्तम परिवहन व्यवस्था, तीसरा कह रहा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता और चौथा कह रहा है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो सटीक आंसर होगा कि शिशु मृत्यु दर कम होने का क्या कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसकी जो है सो पर्याप्त उपलब्धता है
जिसके कारण शिशु मृत्यु दर में क्या है, कमी आई है केरल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्रक में नियोजित कहा जा सकता है। तो संगठित क्षेत्रक में नियोजित किसको बोलेंगे, जो आपके सार्वजनिक क्षेत्रक से रिलेटेड, यानी कि बोल सकते हैं कि जो सरकारी जगहों पे काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संगठित क्षेत्रक। तो देखते हैं, पहला कह रहा है कि कृषि मजदूर, तो ये तो संगठित में काम नहीं कर रहा है, ये तो अपना मजदूरी करता है, ये तो संगठित क्षेत्रक में नहीं आएगा। दूसरा कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिस, है ना, अस्थायी कर्मचारी, ये ऑप्शन 2 में कह रहा है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि लघु उद्योग के श्रमिक, और ऑप्शन डी में कह रहा है कबाड़ी वाला। तो कबाड़ी वाला तो संगठित में होगा नहीं, है ना, आज धंधा तो कल चौपट। लघु उद्योग के श्रमिक, छोटे उद्योग वाला श्रमिक, तो ये भी संगठित में होगा नहीं। तो अस्थायी रूप से इसमें आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वही आपका राइट हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अस्थायी कर्मचारी, उसको क्या है, फिक्स है कि आपको यहाँ पे काम करना है तो करना है, यानी कि उसका फिक्स हो गया है काम करने का जगह, उसको पैसा भी फिक्स मिलने लगा है। तो ये आपका संगठित क्षेत्रक में आ जाएगा। किसको कहेंगे हम लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, ये आपका संगठित में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर, है ना, रोजगार का अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपाय किए जाते हैं। पहला कह रहा है कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आपका पूछा क्या जा रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करवाना है, रोजगार का क्या करवाना है, अधिक अवसर उत्पन्न करवाना है। तो रोजगार का अधिक अवसर उत्पन्न कराने के लिए कौन सा उपाय आपको बेस्ट लग रहा है, बताइए। ऑप्शन 1 में दिया है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा कह रहा है कि विद्यालय में अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो कौन कौन से कथन सही है इसमें, ये आपको बताना। तो 18 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1 2 3, ये तीनों आपका कथन सही है। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, ये सारे रोजगार के अवसर को उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, कौन सी एजेंसी। तो इसका होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आने, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। तो याद रखना है आरबीआई जो है सो बैंक, सारे बैंकों पर निगरानी रखती है आरबीआई। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1935 में की गई थी। कब की गई थी, 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही क्या किया जाता है, सारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। राम और श्याम क्या हैं, दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। ठीक है, राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। तो कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। तो राम किससे लिया है, राम 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से व्यापारी से लिया है। तो व्यापारी से लिया यानी कि उसको किसी प्रकार की कागज तो देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो श्याम को तो ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। देखिए श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% पे लिया है, वो भी कितना, प्रति वर्ष, पूरे साल में 8% उसको देना पड़ रहा है, जबकि राम को 1.5% पर महीना देना पड़ रहा है। तो इसको तो श्याम तो ज़्यादा ब्याज नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है
है ना। राम क्या कर रहा है, 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से दे रहा है, तो उसको तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो श्याम को तो ब्याज मिल नहीं रहा है, वो तो ब्याज दे रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नामक कानून कब लागू किया। सूचना का अधिकार जो है सो कब लागू किया ये नियम, तो अक्टूबर 2005। कब लागू किया, अक्टूबर 2005। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अर्नस्ट रेनर किस देश के दार्शनिक थे। तो अर्नस्ट रेनर जो थे वो कहाँ के दार्शनिक थे, जर्मनी के दार्शनिक थे। कहाँ के थे, जर्मनी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 कह रहा है कि यंग इटली जो भूमिगत संगठन था इसके संस्थापक कौन थे। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे, जिउसेप्पे मैत्सिनी। कौन थे, जिउसेप्पे मैत्सिनी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, जनवरी 1915 में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कह रहा है कि पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ। जो पूना पैक्ट हुआ था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी के बीच हुआ है ना। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से किस देश में फैली। तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ये क्या था, एक पशुओं की बीमारी था। ये सबसे अधिक तेज जो फैली थी वो किस देश में फैल रही थी, वो आपका हो जाएगा अफ्रीका में। कौन से देश में फैल रही थी तेजी से, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। तो मित्र राष्ट्र के पाले में कौन सा देश था आपका, ब्रिटेन। मित्र राष्ट्र के पाले में कौन था, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्पेनिंग जेनिंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो स्पेनिंग जेनिंग मशीन जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो आपका जेम्स हारग्रीव्स है ना। जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था क्या, स्पेनिंग जेनिंग मशीन बनाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। चलिए इतना ही क्वेश्चन है। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन था, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हमने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने खुद से मॉडल सेट बनाया था आप लोगों के लिए। यदि आप ये वीडियो पूरा देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो जो भी फ्रेंड ये वीडियो पूरा देखे उसको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मेरा सपोर्ट किया। ठीक है। तो आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें कि हमें और वीडियो चाहिए ऐसे, तो मैं आपके बीच लेकर आता रहूँगा। और अगला मॉडल सेट में लेके आऊँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है। तो आपको रेडी रहना है, हमारे चैनल पे बने रहना है। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन का लाभ उठा सके। ठीक है। और हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको ऐसे क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम इस चैनल पे आपकी धमाकेदार होती रहेगी, है ना। साइंस की और सोशल साइंस की ये 2 सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे होता रहेगा धमाकेदार तरीके से। तो हमारे चैनल से एकदम जुड़ जाएँ। ठीक है। यदि आपको इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में सारे वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट का जो है सो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे एकदम फ्री में। तो आपको हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।